आज का टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन। पर्यटन में देखिए क्या है। सबसे पहले अपन दिवस से शुरुआत करते हैं कि भारतीय पर्यटन दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मनाते हैं 25 जनवरी को मनाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। दोनों अच्छे प्रश्न होते हैं, दिवस वाले हैं। तो भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं 25 जनवरी और विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं 27 सितंबर को मनाते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक टाइप की बातें पढ़नी है अपन को यहाँ, एकदम बेसिक सी बातें कि सबसे पहले तो जैसे अपने जो पर्यटन आते हैं वो कौन से महीने में अधिक आते हैं। तो सबसे ज्यादा आते हैं नवंबर माह में। सबसे ज्यादा जो पर्यटन आते हैं वो कौन से महीने में आते हैं? नवंबर माह में सबसे ज्यादा आते हैं। और सबसे कम कौन से महीने में आते हैं? तो जून महीने में सबसे कम आते हैं। सीधी सी बात है। नवंबर जो महीना होता है गुलाबी ठंड पड़ती है। गुलाबी ठंड मतलब ना सर्दी ना एकदम सुहाना मौसम, जब घूमने जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। और जून का महीना में सबसे कम, क्योंकि आप जानते हो राजस्थान में भयंकर लू चलती है, गर्मियां खतरनाक है, पसीने में हालत खराब हो जाती है ना। पूरे कपड़े कैसे ही पहन लो, आधे एक घंटे में सब बराबर, चाहे कोई सी क्रीम लगा लो, चाहे फेयर लवली, फेयर एंड सब कोई लगाओ, कोई नहीं चलेगा इसमें। थोड़ा सा समय में क्या हो जाता है वो। तो अपन ने देखा यहाँ कि नवंबर के महीने में क्या है कि सबसे ज्यादा पर्यटन आते हैं। सबसे ज्यादा कौन से महीने में आते हैं? नवंबर में। तो ज्यादा पर्यटन आएंगे नवंबर में और कम आएंगे जून में, क्योंकि जून में खतरनाक गर्मी है इस वजह से। अब एक प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक आते हैं, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वो कहां से आते हैं? फ्रांस से आते हैं। कहां से आते हैं? फ्रांस से। अब है कि सबसे ज्यादा आते कहां हैं? तो जयपुर में। सीधी सी बात है, रट्टा क्यों मारते हो? चील गाड़ी जयपुर में उतरा है, चील गाड़ी जयपुर में उतार दे जाए लगड़े। क्यों? क्योंकि जयपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हाँ जी सांगानेर में है, इसलिए वो यहाँ उतरेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ उतरेगा तो फिर वो दिखेगा, रहे हवा महल है इधर, है जंतर मंतर है यहाँ, और भी कई प्रकार के अमर फोर्ट है, नारगढ़ है, जयगढ़ है, फिर सामूद का किला और है, फिर सामूद पैलेस है। तो कई चीजें हैं, जल महल है, और भी तमाम प्रकार की गलताजी वलताजी कई चीजें उनको दिखा देंगे अपन। तो उतरेगा ही जयपुर में, तो कुछ ना कुछ तो देखेगा ही वो। तो जयपुर में। अब सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कहां आते हैं? अजमेर में आते हैं, क्योंकि अजमेर में आपको पता है पुष्कर, ब्रह्मा जी मंदिर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। अब जो अपने देश के लोग होंगे, जैसे मुसलमान हैं तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते हैं, इसलिए उसकी दरगाह में आएंगे। और हिंदू जो हैं तो कई लोग तो ब्रह्मा जी का मंदिर देखने आएंगे, और कुछ लोगों ने जो पाप कर रखे हैं तो पुष्कर झील में ना करके अपने पापों का तो त्याग करेंगे वो। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उसको टेंशन हो गई। टेंशन हुई तो उसे लगा कि सब लोग गंगा नदी में जाते हैं और स्नान करते हैं और अपने पाप धो देते हैं। उसे टेंशन हुई कि यार गंगा नदी पाप का क्या करती है। भाई लोग वहां गए अपने पाप धो के आ गए, तो गंगा से पूछा कि हे गंगा मैया, जो मानव आकर के आपके यहाँ पाप धो के जाता है और उसका तू क्या करती है? बोला मैं नहीं रखती। बोला तू नहीं रखती तो कौन कहां जाता है? बोला मैं बंगाल की खाड़ी को दे देती हूँ। आदमी घूमा इधर मुंह करके, फिर बोला बंगाल की तरफ मुंह करके, बोला कि हे बंगाल की खाड़ी, हे समुद्र, तू इस पाप का क्या करता है? फिर समुद्र हंसा और बोला कि मैं नहीं रखता। बोला तू नहीं रखता? तो बोला मैं बादलों को दे देता हूं। फिर आदमी यूं घूम के उससे बात कर रहा था, फिर उसने कहा कि बादलों से। तो अब की बात ऊपर देखता कहता है कि हे बादल, तू इस पाप का क्या करता है? तो बादल बोला हाँ मैं नहीं रखता। बोला तू भी नहीं रखता? फिर बोला वापस उसी पर डाल देता हूं। तो बताइए साइकिल बन गई है कैसी?
गंगा नदी से जाकर के बंगाली खाड़ी में, मतलब समुद्र में, समुद्र से ऊपर, ऊपर से वापस उसी आदमी पर, और अपन उसमें नहा करके सोचते हैं कि पाप धुल गए। इससे बढ़िया है पाप करो ही मत। तो स्वदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा अजमेर है। अजमेर में आने का कारण मैंने बता दिया है, क्योंकि हिंदू मुसलमान दो बड़े धर्म है और दोनों की धार्मिक भावना यहां से जुड़ी हुई है, इसलिए। फिर है दूसरा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है यह। दूसरा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। अब दूसरा है तो प्रथम कौन है? दूरसंचार। दूरसंचार से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा जो है हमें प्राप्त होती है। तो सबसे ज्यादा दूरसंचार से, दूसरा सर्वाधिक पर्यटन से। भाई देश विदेश के लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो विदेशी मुद्रा उनके पास होती है। वो क्या करवाते हैं, उनको भारतीय मुद्रा में चेंज करवा लेते हैं, या कई बार डायरेक्ट कई दुकान वाले ले लेते हैं तो वो चेंज करवा लेते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि दूसरा उद्योग है, और ये ऐसा उद्योग है जहां बिन पूंजी लगाए करोड़ों रुपए के आय जो है प्राप्त की जाती है, बिना मुद्रा, मतलब पैसे नहीं लगाना, बिना पैसे लगाए, बिना पैसा लगाए करोड़ों रुपए की आय की जा सकती है। अब आप सोचो कुछ पैसे तो लगाने पड़ेंगे, बिना पैसे कैसे हो गया? भाई बिना पैसे ऐसा हो गया जैसे मानो कोई पहाड़ी है, माउंट आबू है वहां नक्की झील ऑलरेडी बनी हुई है। अब उसको लोग देखने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो वहां मुद्रा अपन ने कोई अलग से पैसे खर्च किए नहीं किए, अलग से कोई खर्चा नहीं लगाया अपन ने कि पहले 50 करोड़ लगाए हो फिर लोग देखने आए। तो वो तो एक प्राकृतिक चीज है। या उस जमाने में मानो अपना दुर्ग मान लेते हैं, लोहागढ़ मान लेते हैं भरतपुर वाला, या चित्तौड़गढ़ ले लो, तो वो तो उस जमाने में लगा हुआ है। बस उनको थोड़ा सा लोगों को जागरूक करके हम लोग बताते हैं कि साहब इस प्रकार के यहाँ के बहुत महान शासक हुए हैं, जो कई प्रकार की बातें होती है वो सारी उनको बताई जाती है। तो इससे लोग आकर्षित होते हैं, उन चीज का थोड़ा सा प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस कारण से हमें करोड़ों रुपए की आय प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे मानो कोई समुद्र किनारा है, वहां थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी कर देते हैं, लोगों को जागरूक कर देते हैं, वो वहां आएंगे समुद्र किनारे, सेल्फी वेल्फी लेंगे, थोड़ा सा नहाएंगे, एंजॉय करेंगे, और बदले में अपन कुछ धन दे जाते हैं। धन कैसे कि वहां कोई दुकान वुकान है और है तो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदेगा और हमें आय प्राप्त होती है। और एक मात्र उद्योग है जो कि बिना प्रदूषण का है। ठीक है भाई, नहीं उद्योग से क्या होते हैं, प्रदूषण होते हैं, लेकिन यहां प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, बिना प्रदूषण का उद्योग है। जैसे तुम लोग घूमने गए, मानो नारगढ़ देखने गए, तो ऐसा कोई धुआं निकालते जाते हो गया कि तुम प्रदूषण करके आ गए हैं? बताइए इसमें प्रदूषण घूमने से कहां हुआ? तो अपने घूमने से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है वो चीजें। अब आप कहोगे गुटखा खा के थूका, तो वो तो यहाँ थूका, दूसरी साइड में थूकने वाला था। गुटखा मास्टर क्या कर ले भाई, वो तो थूकेगा, उसकी तो आदत होती है, खाएगा फिर थूकेगा। अरे खाया है तो पेट में जाना चाहिए। अपन रोटी खाते हैं, रोटी खा के थूकते हैं क्या? अरे तो वो भी तो गुणकारी चीज है, फिर खाई जाना चाहिए। अगर खाते हो, आप कहते हो कि साहब बहुत अच्छी चीज है, तो खा लेना चाहिए। बादाम से महंगा 1800 रुपए किलो के आसपास आती है, बादाम 1000 रुपए किलो के आसपास आती है बढ़िया बादाम, तो इसका मतलब गुणकारी चीज है वो, तो गिर जाना चाहिए। फिर उसको फिर सिगरेट पीता है, यूं करता है, ऐसे करो तो थोड़ा सा बेनिफिट तो मिले उसमें। मैं पीने वाले कम से कम वो अंदर जानी चाहिए वो चीज, तभी बेनिफिट होता है। अच्छा तुम शादी में गए तो बर्फी को ऐसे करके फेंक दिया हो क्या, या रसगुल्ला लिया, रसगुल्ले को फेंक दिया वापस है? अरे गुण तुम्हारे तब आएगा गुटखा जब तुम उसको पूरा खा जाओ तब है। लोग पता नहीं क्यों पागल हो रहे हैं गुटखे के पीछे। तो पर्यटन देखो, तो पर्यटन देखकर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया और विश्व पर्यटन दिवस? सबसे ज्यादा पर्यटक किस महीने में और सबसे कम? सबसे ज्यादा विदेशी कहां से कहां आते हैं? स्वदेशी अजमेर में, और दूसरा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। पहला कौन है? दूरसंचार है, और बिन पैसे लगाए करोड़ों रुपए आय और
बिना प्रदूषण का उद्योग है। अब यहाँ एक शब्द बार बार आ रहा है, उद्योग है, तो क्या पर्यटन उद्योग है? जी हाँ है। मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर मार्च 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति का गठन किया गया। उसकी सिफारिश के आधार पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य अगर कोई है तो वो राजस्थान है। ठीक है, तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो मार्च 1989। समिति कौन सी थी? मोहम्मद यूनुस समिति थी। तो इस यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर, और राजस्थान पहला राज्य है, पहला राज्य है, मतलब भारत में सबसे पहले पर्यटन को उद्योग का दर्जा किसने दिया? तो राजस्थान ने दिया। अगर प्रश्न पूछा जाए पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया 2004-5 में दिया गया। अगर प्रश्न आ जाए कि ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत कब की गई? तो ग्रामीण पर्यटन की जो शुरुआत की गई थी वो 2002-3 में की गई थी। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। मोस्ट प्रश्न होता है, एक होता है राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, उसकी स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखना 1979 में और जयपुर में। 1979 में कहां की गई? राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। पूरा नाम लिख देता हूं मैं, राजस्थान राज्य विकास निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1979 में की गई थी, और कहां की गई है? जयपुर में की गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है। एक है अपना पर्यटन लोगो क्या है? तो पर्यटन लोगो जो है वो है पधारो मारे देश, जो कि 2019 में गहलोत जी द्वारा किया गया। इससे पहले क्या हुआ था? 2016 में, उस समय हमारी मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे ने एक पर्यटन लोगो दिया था, वो था जाने क्या दिख जाए, और 5 साल में कुछ नहीं दिखा। तो जाने क्या दिख जाए रे, दिख जाए रे, और 5 साल में जब कुछ नहीं दिखा तो गहलोत जी ने कहा क्या मतलब है, कुछ दिखा नहीं है, बोले पधारो हमारे देश। तो ये जो है लोगो है। हालांकि इससे पहले की मैं बात करूं तो सन 2008 में जो है वो था कलरफुल राजस्थान, इस प्रकार का लोगो थे। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग जो है लोगो रहा है। हालांकि 1993 में पहले अपना जो लोगो था 93 के आसपास, वो पहले यही था जो वर्तमान में है, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश ही हुआ करता था। अगर पर्यटन वाक्य पूछा जाए अतुल्य राजस्थान, क्या बताओगे? अतुल्य राजस्थान। अतुल्य राजस्थान जो है वो हमारा पर्यटन वाक्य है। तो ये कुछ पर्यटन वाक्य लोगो वगैरह की चर्चा पढ़ने किए हैं। ठीक है, तो यहां आपने देखा पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो दिया गया मार्च 1989 में। समिति कौन सी थी? मोहम्मद यूनुस समिति थी, और राजस्थान पहला राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा लिया है। जन उद्योग का दर्जा 2004-5 में दिया गया। ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत 2003 में हुई। पर्यटन विभाग की स्थापना और राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई? पर्यटन लोगो क्या है? 2019 में। 2016 में क्या था? जाने क्या दिख जाए रे, और 5 साल में नहीं दिखा, बोला था टाइम मतलब वाली बात तो आटो ने है।
2008 में कलरफुल राजस्थान और 1993 में हजारों मारे देश ही था। वैसे अपना पर्यटन वाक्य क्या होता है? अतुल्य राजस्थान। तो ये कुछ पर्यटन की अपन भी तो बेसिक सी बातें की है। वैसे जो पर्यटन होते हैं, हर भारत में आने वाला तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान में आता है। हालांकि अपन लुभावने के मामले में 5वां स्थान रखते हैं। लुभावने के मामले में 5वां, पहले तमिलनाडु का होता है। तो हर तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान में आता है। कहने का मतलब 3 आदमी आए विदेश से घूमने के लिए, तो एक आदमी तो तीसरे नंबर का जो आदमी होगा वो तो राजस्थान में भी घूमने के लिए आएगा। हालांकि उनको लुभावने में, आकर्षित करने के मामले में हम कौन सा स्थान रखते हैं? 5वां स्थान रखते हैं आकर्षित करने के मामले में। हालांकि पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो पूरे विश्व का भारत में जो पर्यटन आता है बहुत कम आता है, 0.40%। मतलब विश्व में अगर 100 आदमी आ रहे हैं तो अपने तो एक आदमी नहीं आ रहा, आधा भी नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड थे कि 250 आदमी घूम रहे हैं ना पूरे विश्व में, तो एक आदमी भारत में आ रहा है। और देखिए एक है कि हमें जो पर्यटन से आय होती है मात्र 2% होती है। अगर 100 रुपए इंडिया कमा रहा है तो 2 रुपए किससे कमा रहा है? पर्यटन से भी कमा रहे हैं हम। हालांकि पर्यटन सेक्टर जो है इन 2 साल में कोरोना कारण थोड़ा डूब गया, घाटे में चला गया, क्योंकि विदेशी पर्यटन वगैरह का आवागमन कम हो गया और ज्यादा आय जो होती है विदेशी वालों से होती है। देशी वाले तो अपने होशियार होते हैं, लुटा के नहीं आते हैं और उनको वो थोड़ा सा वो अच्छे पैसे दे जाते हैं, पैसे वाले होते हैं। अब देखो कुछ योजनाएं हैं, जैसे पर्यटन पुलिस। तो पर्यटन पुलिस की जो तैनाती की गई थी वो 1 अगस्त 2000 को सबसे पहले की गई और ये की गई आमेर महल और जंतर मंतर में। और जंतर मंतर ये दोनों जयपुर में ही है। तो यहां पर पर्यटन पुलिस की तैनाती सबसे पहले यही की गई। पर्यटन पुलिस क्या है कि जो पर्यटक है उनको बचाने के लिए, उनके कई प्रकार के मामले हो जाते हैं तो उनके लिए अलग से पर्यटन पुलिस की तैनाती यहां की गई। यहां ऑपरेशन स्वागतम भी चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन स्वागतम। ये जो भिखारी वगैरह ये नहीं होते लफंगे, तो इनसे बचाने के लिए था। ये दोनों सेम सी चीजें होती है। वैसे तो पर्यटन पुलिस का कार्य भी यही है कि पर्यटकों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच देना। कई बार क्या होते हैं कि टेम्पो वाले हैं और हैं वो नाजायज फायदा, सब तो नहीं लेते, लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि वो नाजायज फायदा लेते हैं, जबरदस्ती अपने टेम्पो में बिठाते हैं, मनचाहा कर किराया वसूलते हैं। और कई लोग तो इतने तेज होते हैं कि एक कॉलोनी के 4 रांटे काट के बराबर वाली दुकान पर उतार के चले गए। 10 मिनट बाद में उस आदमी को पता चलता है यार जिस चीज की बात करें तो यही कर देते तुम, ऐसा एक लोग कर देते हैं। कई बार क्या होते हैं कि कई लोग जबरदस्ती उनको कोई बेच देता है कुछ, जैसे किसी को मानो ये बेच दिया, जानते हो लिपस्टिक, अब बापड़ा को लुगाई पता को वही को चाहिए को नहीं, तो उसको देना गलत है, जबरदस्ती बेच जाते हैं। जैसे आज से 10 साल बाद में कोई मुझे कंगा बेच जाए अब बताओ मेरे किस काम का वो कंगा आ सकता है? कोई काम गांधी जी के काम में नहीं आया तो मेरे कहां से काम में आया है? तो टापर जीटे में गांधी कौन से काम से डाल रहा यार, जमानो भी तो है। हाँ जी, उस समय अलग ही जनरेशन है, हो सकता है कोई ऐसी कटिंग आ जाए कंगा की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अलग अलग समय में अलग अलग आती है। जैसे आप देखते हो ना कोई फिल्म में जैसा आता है, जैसे वो तेरे नाम फिल्म आई थी, सब तेरे नाम बन गए थे, है? फिर एक बार गजनी फिल्म आई, गजनी, और भगवान जाने एक बार कौन सी भी एक साइड में सारा ही कटा लिया है। पुष्पा, अच्छा डैडी पुष्पा फ्लावर समझा है क्या? तो ऑपरेशन मेरे को तो डंगी लगी नहीं, अब पता नहीं है वो डायलॉग तुम लोग कैसे बदल जाए। मेरे को यही बात समझ में आई कि चंदन की तस्करी कर रहे हैं, बस बात खत्म। और दूसरी बात आज समझ में आई, बनाना है दूम सूरज भी कमाए, 2 बात समझ में आई, तीसरी बात कोई समझ में मैं तो ये रहेगा वो चंदन की तस्करी कर रहा है और नाव गोली में पूरी फिल्म में वो
है? ऑनलाइन देगा मैं नहीं, वो बता देगा कण कण झुका है वो। अरे देखो ऑपरेशन स्वागतम, देखो ऑपरेशन स्वागतम। तो ऑपरेशन स्वागतम जो है भिखारियों को बचाने के लिए चलाया गया था। ये भी भिखारियों से पर्यटकों को बचाने के लिए। भिखारियों तो कैसे बचाएंगे? चलो जी, चलो आगे देखो। एक है पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना, तो पेइंग गेस्ट योजना देखिए क्या है, ये कब चलाई गई थी? एक तो 27 सितंबर 1991 में चलाई गई। पेइंग गेस्ट योजना क्या होती है कि पर्यटकों को घर पर, मतलब जैसे मानो अपन पेइंग गेस्ट चला रहे हैं तो पर्यटकों को घर जैसा माहौल उपलब्ध करवाने के लिए पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना क्या होती है कि पर्यटकों को अपने सरकार से अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है चलाने के लिए। पर्यटक अपने यहाँ घर पर रहेगा, अपन जो खाते हैं वो खाएगा, अपने साथ रहेगा, तो घर जैसा माहौल मिले, होटल जैसा नहीं, घर जैसा माहौल। इसलिए यह मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि आजकल जैसे आप लोग तैयारी करने के लिए मानो जयपुर चले गए तो वहां पेइंग गेस्ट योजना लिखा रहता है, मकान पर देखा होगा पेइंग गेस्ट उपलब्ध, सुविधा उपलब्ध, ओनली फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर बॉयज, है ना? तो ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो वहां आपको कुछ नहीं ले जाना, किताब वगैरह ले जाओ आप, आपको एक रूम मिलेगा, पंखा वंखा सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं वहां उस परिवार के साथ रहोगे, वहां पढ़ोगे, अब आपको आप खाना वाना उप देंगे। या आप पढ़ने वाले नहीं हो, बैंक में या कहीं करते हो तो उसमें टीवी वगैरह इस प्रकार की सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। बल्ले में आप उनको क्या दोगे? पैसे, वो चाय पानी सब कुछ मिलेगा आपको, एकदम पैसे तो लगेंगे भाई। तो होती है पेइंग गेस्ट योजना। तो पेइंग गेस्ट योजना कब चलाएगी? हालांकि पहले तो जयपुर जैसे बड़े शहरों में चलाएगी, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये बड़े शहर हैं, इनमें चलाई गई थी। और आजकल तो हर जगह चलने लग गई है, कई जगह चला दिए, ठीक है, बढ़ा दिया, 12 शहरों से बढ़ा दिया इनको। तो हर तीसरा विदेशी पर्यटक राजस्थान में आता है, लुभावनी में हम, और विश्व में, भारत में जो विश्व के पर्यटक आते हैं 0.40 आते हैं। और आय कितनी प्राप्त होती है? पर्यटन पुलिस 1 अगस्त, और सबसे पहले आमेर जंतर मंतर में ऑपरेशन स्वागतम क्यों चलाया गया था? भिखारियों से, लफंगों से, ऐसा मजीद तत्व होता है लफंगों का मतलब, उनसे बचाने के लिए लूट वगैरह कर लेते इन लोगों के साथ नहीं हो। पेइंग गेस्ट जो है योजना 27 सितंबर 1993 में 3 बड़े शहर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में ये योजना चलाई गई थी। अब ये है एक शिल्प ग्राम योजना। शिल्प ग्राम योजना ये चलाई गई 1989 में, और ये चलाएगी हवाला ग्राम में। और हवाला ग्राम जो है वो कहाँ है? तो उदयपुर में, यहां चलाई गई थी। अब देखिए ये योजना वास्तव में क्या है, तो जो शिल्पकार हैं, मतलब जो हाथ से बनाने वाले, औजार बनाने वाले हैं, उनको बिचौलियों से बचाने के लिए, बिचौलिया जानते हो ना, ज्यादा कमी उसी की होती है, बिचौलियों से बचाने के लिए वो ये है कि मानो कोई यहां एक हाट बाजार की तरह लगता है हवाला ग्राम में, आजकल तो सवाई माधोपुर, पुष्कर कई जगह लग रहा है, तो वहां एक हाट बाजार होगा जिसमें जूती बनाने वाला भी वहां जाकर के बैठेगा, मचका बनाने वाला भी बैठेगा, वहां जेली, दंताली वगैरह जो भी है, फावड़ा पूड़ी बनाने वाला वो भी वहां बीजना बनाने वाला भी बैठेगा, सब बैठेगा, और वहां डायरेक्ट सामान बेचेंगे। ऐसे नहीं कि उसने दूसरे को बेचा, उसने फिर जाकर के वो वहां बैठ रहे। या उदाहरण आपको देखो, ये समझ में ज्यादा आएगा। आपने क्या किया, टमाटर बोए, और आप इस जो अपनी चोमू मंडी है इसमें ला करके बेचे 2 रुपए किलो। अब वहां बेच करके जाते समय अपने स्टैंड वाली जो मंडी है उससे बोला कि भाई साहब 1 किलो टमाटर दो। उसने कहा कि भाई साहब ले आओ 20 रुपया। आपने तो 2 रुपए प्रति किलो बेचा। वहां से मात्र 2 मिनट के रास्ते में जाकर के भाव पूछा, 20 रुपए, 1 जीरो लग गई उसके।
तो दिस इज ये बिचौलिया, ये है बिचौलिया। अब 2 रुपए में किसान बीज भी लाया, पानी, उसमें जुताई, गोज वगैरह, गायों को ध्यान रख, वो तुड़ाई, धोना और इतनी दूर लेके भी आए, तब बेचारे को 2 रुपए मिले। बल्कि यहां से यहां ले जाने वाले के विशेष कोई खर्चा नहीं आ रहा, वो 20 रुपए की आय हो रही है उसको। मतलब 15, आप ये मान सकते हो कि 15 रुपए सीधे। अगर व्यवस्था ऐसी कर दी जाए कि एक ऐसा स्थान हो जहां केवल किसान डायरेक्ट आके बैठेंगे और वहां क्या हो कि किसान 10 रुपए में बेचे, 10 रुपए का कस्टमर को फायदा और 10 रुपए किसान को मिले, ऐसा हो। तो इस प्रकार का एक अलग ही जगह हो जब पूरे दिन वही बैठ करके वो करें। लेकिन डायरेक्ट अपन मंडी में बेचते हैं, मंडी में हर लोग नहीं जा पाते। मंडी के अलावा भी ऐसा स्थान निर्धारित हो जहां किसान बैठ करके बेचे, ताकि वो माइनस में जो चल रहा है, सरकार कह रही है कि साहब हम आय दुगनी कर देंगे, तो कुछ ना कुछ तो करो तो दुगनी हो जाए। ये बिचौलिए ये कमा रहे हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है, फिर ये बेचारे क्या करेंगे, बहुत से लोग वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक ही चीज के कई एंगल होते हैं। हो सकता है आप में से कोई ठेला लगाने वाला वो सोच रहा है, अरे गुरुजी क्यों सत्यानाश कर रहे हो हमको हम 2 रुपये लगा करके 18 रुपये कमा रहे थे, आप उनसे करोगे तो वो होता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। चलो जी, सरकार की कोशिश हम देखते हैं, 89 तो चल रही है, कितना प्रभाव पड़ा है। तो शिल्पग्राम योजना 1989 में हवाला ग्राम में स्थापित की गई उदयपुर में, और बिचौलियों से बचाने के लिए शिल्पकारों को। ठीक है, तो ये हो गया शिल्पग्राम। एक है हेरिटेज होटल। हेरिटेज होटल जो है ये 1991 में, और भारत की पहली, राजस्थान की नहीं, भारत की पहली हेरिटेज होटल, हेरिटेज होटल वो थी अजीत भवन। कौन सी है? अजीत भवन है। और अजीत भवन जोधपुर जिले में, कहां है? जोधपुर में। तो यहां पर हेरिटेज होटल की स्थापना की गई है। अब सोच समझिए, हेरिटेज होटल वास्तव में क्या होती है कि कोई भी भवन हो जिसकी निर्माण को कम से कम 50 साल हो गए हो और वो स्थापत्य कला में विशेष योगदान रखती हो। मतलब आपके पास कोई ऐसा मकान हो, भवन हो जो कम से कम 50 साल पुराना हो और स्थापत्य कला में योगदान। स्थापत्य कला का मतलब है उसकी बनावट इतनी शानदार हो कि लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाए, आनंद मिले उन्हें कि वाह ये कैसे बना दिया ऐसे नहीं है अपन ने बना रखा है, वो तो बना रखा है। लेकिन वो सोचे कि यार ये कलाकारी कैसे की है। तो इस प्रकार की कोई हो तो उन्हें सरकार क्या बना रही है? हेरिटेज होटल। और ये भारत की पहली हेरिटेज होटल जो बनी थी वो अजीत भवन। और हेरिटेज योजना कब प्रारंभ होगी? 1991 में से ही प्रारंभ हो गई थी। तो ये हेरिटेज होटल की बात होगी। रोप वे की बात कर ले अपन। रोप वे बोले तो उड़न खटोला भी कहते हैं, खटोला। अब देखिए, रोप वे एक झूला टाइप का ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मानो 2 पर्वत है, यहाँ एक पर्वत इधर है, एक पर्वत इधर है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में आप यहाँ डोली से लगी रहती है, उसमें आप बैठ गए, वो भी बैठ गई, आप बैठ उठ गए, चले गए, सेल्फी ले लो आराम से। या जैसे कोई बालाजी का मंदिर है, वो मैजी का मंदिर है, कुछ भी हो, कोई पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। अब पहाड़ी ऊंचाई पर है, अब यहाँ से चढ़ने में बड़ी समस्या आती है। जैसे मानो मेरे जैसा कोई आलसी आदमी हो, अब वो कैसे जाए? तो यहाँ क्या है कि रोपवे स्थापित किया जाता है, जिसमें इस प्रकार की एक डोली से लगा दी जाती है और उसमें वो आराम से बैठ करके चला जाए। ऐसे 100-200 रुपए अदा करेगा, वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, कहीं 81 रुपए, कहीं 150 रुपए, कहीं 120, जो भी रुपए हैं वो लगेंगे। और वो सीधा जैसे बालाजी वहां चला गया, दर्शन कर लिए, नीचे आ गया, तो दिक्कत नहीं आई। भाई मुझे सुविधा मिल गई, बदले में मैंने पैसे दे दिए। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो राजस्थान में सबसे पहले सुंदा माता मंदिर में लगाया गया। ये कई बार आता है प्रश्न, सुंदा माता मंदिर। और सुंदा माता मंदिर कहाँ है? तो ये जालोर में। ठीक है, 2006 में
हालांकि निर्माण प्रारंभ 2006 में था, काम करना 2008 से प्रारंभ किया। दूसरा जो है रोपवे, वो है आपकी कौन सी माता है, तो करणी माता, पढ़ाया हुआ है करणी माता, लेकिन करणी माता उदयपुर वाली है। एक चीज का ध्यान रखना, करणी माता देशनोक बीकानेर वाला नहीं है, वो तो नीचे ही है। कहीं सोचो गुज्जी करणी माता हमने देशनोक पढ़ा, करणी माता तो करणी माता देशनोक में, देशनोक बीकानेर में, यहीं पर मेन मंदिर इनका बना हुआ। चुमाली देवी कहते हैं ना इसको, पढ़ेंगे अलग से अपन। तो करणी माता जो है उदयपुर वाला है। तीसरा मंदिर जो है, तो वैसे इनका क्रम कोई जरूरी नहीं है 3, 14, चाहे कोई सा याद रख लो आप, जैसे नारगढ़ याद रख लो, या सामोद वाला हर्ष माता वाला याद रख लो, पुष्कर वाला याद रख लो, माउंट आबू में बना हुआ है, नारगढ़ में प्रस्तावित है, नीमच माता है, नीमच माता है, नीमच माता जो है उदयपुर वाली है। ऐसा मत सोचना कि नीमच जो है आजकल तो बहुत से लगा दिए गए, अपने सामोद में लगा दिया गया सामोद, हालांकि बंद है, उसके पीछे राजनीतिक कारण वगैरह जो भी रहे हैं, तो वो बंद है वर्तमान में। हालांकि नारगढ़ वाला स्टार्ट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? वन विभाग की वजह से। सबसे खतरनाक कानून होता है वन विभाग और रेलवे का। अगर वास्तव में इतना कठोर कानून नहीं होता तो रेलवे की लाइनें तो ऐसे रास्ते में सुनसान में है, कोई का नहीं पाड़ ले जाता, कितना सारा लोया है। लेकिन क्या मजाल किसी की एक कील भी ले जाए, कील भी ले जाए तो 3 बार ही सोचना पड़ता है। कभी भी वन विभाग और रेलवे से पंगा नहीं लेने का, बहुत सख्त कानून है इनके। कभी कहीं पटरी की उखाड़ रहा हो तुम, फिर आगे लेंटर लगा तो मत लगा देना। वन विभाग का भी खतरनाक है। वन विभाग का भी अगर कोई पेड़ काट लिया, वन विभाग का एरिया आता है तो कई पीढ़ियां ही चक्कर काटती रहेगी न्यायालय, और हाँ खतरनाक है। या नारगढ़ वन विभाग सरकार को ही नहीं बख्शता, अपन कौन से खेत की मूली हैं। तो शिल्प ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई? शिल्प ग्राम मतलब हवाला ग्राम, बिचौलियों से बचाने के लिए। हेरिटेज योजना 1900, भारत की पहली हेरिटेज होटल, रोपवे पहला याद रखो, बाकी भूल जाओ बोले, तो ये आता है। तो रोपवे सुंदा माता मंदिर जालोर में स्थापित किया गया था।